हेलो बच्चों, आपका चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी का चल रहा था। आपको पता है ये चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ, इसका क्वेश्चन आंसर्स की एक्सरसाइज की एक्सप्लेनेशन चल रही थी। इसमें गिव रीजन, नेम द फॉलोइंग, ये सब आपको डिस्कस कर लिए गए थे आपके साथ। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स थे, वो भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स and 7th are finished and 8th also is finished. Now today we start our question number 9. Okay, question number 9 is what are glaciers? Describe an erosional and depositional features caused by glaciers. यही है क्वेश्चन। ग्लेशियर क्या होते हैं, इरोजनल, डिपोजिशनल, इन दोनों में फीचर्स कौन कौन से अलग अलग होते हैं आपको वो बताना है। तो ग्लेशियर्स आर स्लो मूविंग रिवर्स ऑफ आइस। ग्लेशियर्स वो होते हैं जो धीमी गति से चलने वाले स्लो आइस, बर्फ की रिवर होती है, नदियां होती हैं। दे आर ऑफ टू काइंड्स, ये दो तरह की होती हैं, एक माउंटेन ग्लेशियर्स और दूसरा कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। द टू मेजर लैंड फॉर्म्स इसके कौन कौन से हैं, इज सर्क्यू is an armchair like depression caused by the erosive action of a glacier। ठीक है, ये erosion action के रूप में ग्लेशियर्स का काम करते हैं और ये इस तरीके से सर्क्यू जो है ये ग्लेशियर का नाम है। सेकेंड, ग्लेशियर्स ट्रांसपोर्ट इरोडेड रॉक डिप्रिट्स विद दैम। ग्लेशियर्स जो होते हैं ये रॉक्स को अपने साथ बहा के ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, मतलब उनको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। एज दे मूव एंड डिपॉजिट दैम ऑन द फ्लोर वैली, और उसके बाद ये मटेरियल को डिपॉजिट करके वैली के फ्लोर तक पहुंचा देते हैं एंड ऑफ स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स, जिससे धीरे धीरे जो मटेरियल होता है वो इकट्ठा होते होते फिर माउंटेन्स का रूप ले लेता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके केवल दो ही इसमें रह गए थे जो मैंने आपको आज समझा दिए। ट्रू फॉल्स को एक बार देख लेते हैं। माउंटेन बिल्डिंग्स फोर्सेस आर एक्सोजीनियस फोर्सेस। फॉल्स। मैग्मा दैट स्पिल्स ऑनटू द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉल्ड लावा। यस, ट्रू। द रेज्ड बैंक्स ऑफ फ्लड्स प्लेन्स आर कॉल्ड डेल्टास। फॉल्स। Barchans are crescent shaped. True. Glaciers from Oxbow Lakes falls. ठीक है, मैच कर लीजिएगा आप जो मैंने आपको कराए हैं उसके साथ में आप इसको मैचिंग कर लीजिएगा अपनी एक्सरसाइज से। MCQs नंबर 1 वेदरिंग, सेकेंड कन्वेक्शन साइकिल इन द मेंटल, थर्ड द डीप ट्रेंचेस इन द ओशन, fourth one is the Black Forest Mountains, fifth seismic focus, 6 crater, 7 beach, 8 leaves, 9 mushroom rocks, 10 circuit। क्लियर है आप सबको? ये आपके MCQs हैं जिनको कि आप बहुत अच्छे से फिनिश कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, नाउ स्टार्ट विद आवर चैप्टर नंबर 4 द एटमॉस्फेयर। ये आपके पास अभी PDF के रूप में भी नहीं पहुंचा है, इसे आप इसे अच्छे से मेरे साथ इसमें समझते हुए इसको कर सकते हो। इसके बाद मैं PDF में भी इसको भेज दूंगी। सबसे पहले एटमॉस्फेयर चैप्टर में हम क्वेश्चन आंसर्स को ले लेते हैं। क्या है इसमें? फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ द एटमॉस्फेयर हेल्प सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ। एक्सप्लेन करो कि एटमॉस्फेयर कैसे हेल्प करता है हमारी लाइफ को अर्थ पर जीने के योग्य। ठीक है, तो आंसर है एटमॉस्फेयर इज द मेन रीजन। एटमॉस्फेयर ही एक ऐसा कारण है, रीजन है जिसकी वजह से फॉर लाइफ ऑन अर्थ, बिकॉज वो कारण है जिसकी वजह से कि लाइफ अर्थ पर पॉसिबल है, क्योंकि ओनली अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंटेन्स, केवल अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वही कंटेन कराता है हमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी अदर गैसेस इसमें मिक्स होती हैं, जिसकी वजह से कि लाइफ अर्थ पर पॉसिबल है। सिंस देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन
मून, इसीलिए मून पर या अदर प्लेनेट पर कहीं पर भी ये एटमॉस्फेयर की लेयर नहीं है, इसी वजह से वहां लाइफ एग्जिट कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 इन द क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हाउ इज द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन? किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस मेंटेन होता है? मेंशन वन एक्शन दैट अफेक्ट्स दिस बैलेंस। एक एक्शन ऐसा मेंशन करके दिखाइए जिसमें कि ऐसा बैलेंस शो हो रहा हो। आंसर इज the balance between oxygen and carbon dioxide is maintained by green plants give out oxygen during photosynthesis। ओके, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच का जो बैलेंस है ये मेंटेन होता है ग्रीन प्लांट्स की वजह से, जो हमें ऑक्सीजन देते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। दिस ड्यूअल प्रोसेस, ये जो डबल प्रोसेस है, इंश्योर दैट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, और जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है इज ऑलवेज कंस्टेंट, और ये हमेशा ऐसे ही बनी रहे, इसलिए ये बैलेंस चल रहा है। दिस नेचुरल बैलेंस इज अफेक्टेड, और ये नेचुरल बैलेंस इफेक्ट डालता है व्हेन वी कट डाउन ट्रीज इनडिस्क्रिमिनेटली। अगर हम ट्रीज को, पेड़ पौधों को बहुत ज्यादा काटते हैं और उनको काटने की वजह से पेड़ों की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है, और पेड़ों के कम होने की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है, इसीलिए ग्रीन प्लांट्स लगाने के लिए कहते हैं, कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? व्हाट आर इट्स कॉजेज? इसके कौन कौन से कॉजेज हैं? ग्लोबल वार्मिंग इज एन एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग वो होता है जिसमें कि क्लाइमेट चेंज होता है, रेफरिंग टू द लॉन्ग टर्म ऑफ राइज ऑफ द प्लैनेट्स टेम्परेचर, जिससे कि जो प्लैनेट्स का टेम्परेचर होता है वो लंबे समय तक उस पर दिखाई देता रहे, ग्लोबल वार्मिंग उससे राइज होता है। इट इज कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं, जो ग्रीन हाउस के थ्रू हमें मिलती हैं, वो इंक्रीज करती हैं हमारे किसको? प्लांट्स के द्वारा, जिससे कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग कम हो। मेनली फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल एंड फार्मिंग। बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जैसे कि फॉसिल फ्यूल को बहुत ज्यादा यूज करना वैसे, और धुएं का उठना, या फिर बहुत आग का जलाना, इन सब से क्या होता है? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन में वो चीज, आपकी जो गैसेस होती हैं वो अगर अच्छे से पॉजिटिवली नहीं होगी एटमॉस्फेयर में, तो उससे फिर प्रॉब्लम होने लगती है, और यही कारण होते हैं जिनकी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू। एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, व्हाई इट इज कॉल्ड द वेदर मेकिंग जोन। ट्रोपोस्फेयर को आप मेन रूप से फीचर्स कौन से हैं उससे एक्सप्लेन कीजिए, और इसको वेदर मेकिंग जोन क्यों कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर को। ट्रोपोस्फेयर स्टूडेंट सबसे पहला लेवल होता है हमारी लेयर्स का, तो ट्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर का लोअर पार्ट होता है। इन दिस लेयर, इस लेयर में क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर एसेंट। ठीक है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है 1 डिग्री सेल्सियस 165 मीटर पर। ठीक है,
द ट्रोपोस्फियर इज नोन एज वेदर मेकिंग जोन। इसीलिए इसको वेदर मेकिंग जोन कहा जाता है, क्योंकि ऑल लिविंग फिजिकल फीचर्स ऑफ वेदर लाइक विंड, क्लाउड्स, स्टॉर्म्स, रेनफॉल, मिस्ट, फॉग एंड हेल, these all are processes are doing in our this layer. So troposphere is the weather making zone. ओके स्टूडेंट्स, रेनफॉल भी यहीं होता है, स्टॉर्म्स भी यहीं होते हैं, क्लाउड्स भी यहीं होते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये हमारे इसको वेदर मेकिंग जोन इसीलिए बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। Where is the ozone layer found? What it is important and how it is being destroyed? Ozone layer कहाँ होती है और क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरीके से ये डिस्ट्रॉय हो रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। आंसर जरा सुने ध्यान से। इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर, जो स्ट्रेटोस्फीयर का लोअर पार्ट होता है, निचला हिस्सा, बिटवीन द एल्टीट्यूड्स ऑफ 15 एंड 30 किलोमीटर, एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग 15 और 30 किलोमीटर के बीच में, देयर इज ए थिन लेयर ऑफ द गैस, ये एक लेयर होती है गैसेस की, जिसमें ओजोन लेयर कहते हैं इसको, वही होती है आपकी ओजोन लेयर। It play a very important role as it observe harmful ultraviolet rays. ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, किससे? जो सन के द्वारा अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेजेस अर्थ पर आ सकती हैं, उन रेजेस को ये ऑब्जर्व कर लेती है, अपने अंदर समा लेती है, जिससे कि वो रेजेस अर्थ तक नहीं आ पाती। The ozone layer is being destroyed by the release of chlorofluorocarbon। क्या हो रहा है कि ओजोन लेयर जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि जो CFCS जो है, जो गैस है, ये बहुत ज्यादा हमारी अर्थ पर रिलीज हो रही है और ये एटमॉस्फेयर में जाके जुड़ रही है। इससे हमारी ओजोन लेयर में बहुत सारे छेद होते जा रहे हैं, जिसकी की वजह से जो सन की अल्ट्रावायलेट रेजेस हैं वो हम तक आने से फिर हमें उसे हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, नाउ लिसन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच टू लेयर्स मेक अप द टेम्परेचर। ऐसी कौन सी दो लेयर हैं जो टेम्परेचर को बनाती हैं। डिस्क्राइब देम इन डिटेल, उन्हें थोड़ा सा डिटेल में समझाइए। थर्मोस्फेयर इज द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। थर्मोस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर का एक पार्ट है। दैट लाइज बिटवीन द मेसोस्फेयर, जो मेसोस्फेयर के बीच में आता है। इट इज मेड ऑफ, और ये बना हुआ है आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर से। ठीक है, अब बात करते हैं इन्हें थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए। तो आयनोस्फेयर इज द लोअर पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर का लोअर पार्ट है आयनोस्फेयर। ठीक है, इट लाइज अबव द मेसोस्फेयर, ये मेसोस्फेयर से ऊपर वाले पार्ट में होता है। एक्सोस्फेयर लाइज बियॉन्ड द आयनोस्फेयर, और एक्सोस्फेयर जो होता है ये आयनोस्फेयर के थोड़ा सा नीचे होता है। एंड इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द थर्मोस्फेयर, और ये थर्मोस्फेयर की सबसे ऊपर वाली लेयर कहलाती है। नाउ स्टूडेंट्स, दीज आर योर क्वेश्चंस फिनिश्ड नाउ, एंड we will start our exercise from this chapter. So students, now I start our exercise from chapter number 4. Okay, Phillips number 1. Now we watch our
book, on our book. Phillips number 1 is the solar radiation received by the earth is called insolation. Clear? Okay. Second one is ozone is a form of oxygen. Third one is the carbon dioxide gas trapped heat in the atmosphere. Okay. Now fourth, the upper limit of the stratosphere is called the स्ट्रेटोस्फीयर. स्ट्रेटोपॉज, यहाँ बेटा आएगा स्ट्रेटोपॉज, ये सही है इसका, ये गलत है. ठीक है, आप ये लिखिएगा स्ट्रेटोपॉज. क्लियर है? नाउ कोई आपका फिफ्थ नंबर, meteoroids are meteoroids that strike the surface of the earth. ठीक है, अब देख लेते हैं जरा इसमें ट्रू फॉल्स में क्या बताया जा रहा है. The atmosphere is held to the surface of the earth by gravity. Yes, it is true. Second, plants take up nitrogen directly from the air. False. डायरेक्टली तो वो लेते ही नहीं है नाइट्रोजन, है ना. थर्ड, dust particles are essential for cloud formation. True. Temperature decreases uniformly with height in the atmosphere. True. Fifth, the ionosphere reflects ultraviolet radiation back to the earth. It is true. Okay, students, this was our chapter number 4 in geography. Now students, all our 4 chapters are finished in geography portion. So students, in next video I will give you the history portion. Okay, there was the also 4 chapters, when, where, when and how. It is the first chapter. I will explain it in front of you, so you can watch here that yes, this when, where and how. Students, you can mention the diagram also in your notebook, just like this. Okay. One of the most powerful ruler, gold coin called Panka and silver coin issued by Muhammad bin Tughlaq. You can, this is not the compulsion for you. If you want to that, then you can do it. Okay, now turn your page. This is the chapter number 2 diagram. Coin issued by Prithviraj Chauhan of Ajmer, Delhi. ठीक है, this is also you can watch, you can draw in your notebook. And this is also a gold coin issued by Rajendra Chola. Okay, these are the diagram for chapter number 2. Now chapter number 3, Delhi Sultanate. It has also diagram, 2 diagrams. It have 2 diagrams. There is silver coins called Tenka issued by Balwan, and second one is the Qutub Minar with the Alai Darwaza in the foreground. Okay, student, these are very, very interesting diagrams for you. If you can draw in your notebook, then this was also your practice, in your practice for your examination also. Okay, students, Mughal Emperor is also held in my notebook, but after the explanation of these chapters of history, then I will give you the explanation of 4th chapter also, Mughal Empire. तो बच्चों, आपके लिए इतना इस वीडियो में काफ़ी है. आप इससे अपना कर लीजिएगा कंप्लीट.
जो आपको दिया जा रहा है वो आप मैच करके बहुत अच्छे से समझते हुए इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर्स को कहीं भी आपको डाउट है फिर भी तो आप पूछ सकते हैं। और सेफ रहिएगा, हेल्दी रहिएगा और ओबे योर पेरेंट्स एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी एट होम फॉर यू, बिकॉज there is only parents with you, so this is the duty for you that you will respect your parents. Okay students, and obey their all orders. सभी बातें उनकी माननी है, उनका रेस्पेक्ट करना है और अपने घर पर शैतानियां नहीं करनी है। अच्छे से अपनी पढ़ाई को स्टडी वॉच करोगे, वो आपके काम आने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।